अपोजिशन के जबरदस्त हंगामे के बीच राज्यसभा में 2 ज़रूरी बिल पास हो गए। ज़बानी वोटों से बिल को पास होने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई को कल 9 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले ज़राअत से मुताल्लिक़ बिल पर बहस के दौरान अपोजिशन लीडरान वेल में दाखिल हो गए। टीएमसी रुकन पार्लियामान डेरेक ओब्रायन ने तो वेल में दाखिल होकर रूल बुक तक को फाड़ दिया। हंगामे से पहले अपोजिशन लीडरान ने बिल की मुखालफत में अपनी बात रखी। बिल के पास होने के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जबरदस्त लफ्जी जंग हुई जो अभी भी जारी है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं सियासी पार्टियां इस मुतनाज़ा बिल पर। आज हमारे 2 विधेयक पास हुए हैं राज्यसभा में जो किसान से सीधा संबंध रखते हैं। 70 साल से जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, शोषण हो रहा था, उनको आज़ादी दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके नेतृत्व में किया है। हम सब जानते हैं कि किसान को अपना उत्पाद मंडी में ही बेचना पड़ता था और कोई उसके पास साधन नहीं था। हम यह भी जानते हैं कि 1955 का बना हुआ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसके तहत भी व्यक्ति को डीरेगुलेट करने की कोशिश की गई ताकि उसका उत्पाद सही दाम पर मिल सके और वह अपना उत्पाद बेच सके, उसके लिए डीरेगुलेट किया गया था। लेकिन यहाँ जो हमारी विपक्षी पार्टी हैं वो किसान विरोधी हैं। उन्होंने किसानों का विरोध किया और विरोध के साथ साथ उनको जो ये नई आज़ादी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है उसको रोकने का कुठाराघात किया और कुत्सित प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी इसकी तहे दिल से निंदा करती है, गहरे दिल से निंदा करती है। ये निंदनीय है कि आज जब किसानों को हम लोग आज़ादी दे रहे थे उसमें उनको शामिल होना चाहिए था। शामिल होने के बजाय उन्होंने बिल पास करने को रोकने का हर प्रयास किया और इतना ही नहीं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। और मैं समझता हूं कि एक तरह से पहले इन्होंने लैंड जो है एक्विजिशन एक्ट लाए थे, काफ़ी हंगामा हुआ, किसान भी काफ़ी नाराज थे, वो वापस लेना पड़ा और जो कॉरपोरेट सेक्टर को ज़मीन देना चाहते थे वो जब नहीं कर पाए तो कहीं स्टेट में फिर से कानून ले आए और अभी जो किसान की कृषि है, जो खेती है, वो कॉरपोरेट सेक्टर को देना चाहते हैं और कॉरपोरेट सेक्टर का रोल इतना रहेगा, इनकी मोनोपोली इतनी होगी क्योंकि आखिर तो एपीएमसी जो है उसको जब खत्म करने की कोशिश हो रही है, एमएसपी को भी धक्का पहुंचेगा। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जगह प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम मैक्सिमम सेलिंग प्राइस देंगे, जो बिल्कुल गलत है। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने किसान बिल की राज्यसभा में मुखालफत की। राज्यसभा में टीआरएस एमपी केशव राव ने कहा कि टीआरएस इस बिल की मुखालफत करती है। यह बिल किसान मुखालिफ बिल है जिसके जरिए किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। वाज़ेह है कि मरकज की जानिब से पेश करदा 3 किसान बिलों में 2 बिल मंजूर हो गए हैं। The minister says it is a historic bill. Why historic? It is a revolutionary bill. You have changed the very character of this country. The cultural country, a country whose culture is agriculture, is now being sold to corporate. So corporate, you have made the agriculture country into a corporate country. Now that is a revolutionary thing. You have not only brought the historic here. Sir, you are saying the freedom to sell is given to the farmer. The freedom to sell is given. Freedom to fix the price, as Alangovan said, is not given to us. Please understand the conditions, the realities of the farmer in this country. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने मरकज की जानिब से पेश करदा किसान बिल की तायद की। वाईसीपीएम विजय साई रेड्डी ने राज्यसभा में अपने खिताब के दौरान कहा कि किसान बिल किसानों के मफाद में है, जिसके जरिए किसानों को रास्त बाजार में अपनी फसल को फरोख्त करने की सहूलत दी गई है। अपने खिताब के दौरान विजय साई रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, जिसके बाद राज्यसभा में हंगामा आराई देखी गई। I, on behalf of YSR Congress Party, raised to support this bill.
Why are they opposing this bill? There is no reason for Congress party to oppose this bill. Their objective is only one, sir. The Congress party is a party of... Sir, your time is over, sir. And middlemen, dalals. And Please. today, all those who support this Please. bill are pro-farmers, then those against it Sir, are pro-middlemen. next speaker. They are pro-middlemen. Sir, the next speaker. Congress people are pro-middlemen. Next speaker, C. Ramachandra Prasad. More, the Congress... C. Ramachandra Prasad. Congress members... Sir, next speaker. It will go to the next speaker. Please, Ramachandra Prasad. Let them learn Indian farming. Ramachandra Prasad, sir. Ramachandra Prasad. अंबाला में किसानों और यूथ कांग्रेस ने जबरदस्त एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में हालात को बिगड़ते देख पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। लोग ज़रई बिल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बिल से किसानों के हक की तलफी होगी और कारपोरेट घराने की मनमानी आम हो जाएगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसानों को बहकाया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। एमएसपी खत्म नहीं की जा रही है और न ही एपीएमसी खत्म की जा रही है, बल्कि किसान जब चाहें और जहां चाहें अपना अनाज और दीगर अशिया आराम से बेच सकते हैं। ये किसानों के फायदे वाला बिल है। आखिर में उन्होंने पार्लियामेंट के हंगामे पर अफसोस जताया। किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी, एपीएमसी समाप्त कर दी जाएगी। हकीकत यह है कि यह दोनों बिल प्रभावी होने के बाद हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है पूरी आजादी के साथ बेच सकता है, जहां पर भी उसको अच्छी कीमत मिले। न तो एपीएमसी समाप्त हो रही है और न तो एमएसपी समाप्त हो रही है। इसके पहले भी हमारी सरकार ने बराबर एमएसपी बढ़ाया है और जो यह वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी को जस्ट डबल करेंगे, तो उस लक्ष्य को काफी हद तक हमने हासिल करने में भी कामयाबी हासिल की है, लेकिन हम इसे और आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, प्रत्यक्ष सारे देश ने अपनी आंखों से उसे देखा। केवल भ्रामक तथ्यों के आधार पर हमारे देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मित्रों, मैं भी किसान हूं, मैं भी कृषि मंत्री हूं। मैं तो अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में कभी यह सोच नहीं सकता कि हम जिस सरकार में हुआ सरकार कुछ ऐसा कदम उठाएगी जो किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाला होगा। मैं दो टूक शब्दों में तहे दिल मैं देश के किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं, किसी भी सूरत में एमएसपी खत्म नहीं होगी। इतना ही नहीं, एपीएमसी जो है उसकी व्यवस्था भी किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगी। यह मैं पूरी तरह से देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने किसान भाइयों को। मैं भी किसान। दिल्ली में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज पार्लियामेंट में बीजेपी ने जमहूरियत की धज्जियां उड़ा दी। राज्यसभा में अरकान पार्लियामेंट के हुकूक को मस्क कर डाला और किसानों के हुकूक के लिए लड़ने वाले अरकान पार्लियामेंट की बात को नकारते हुए गैर जमहूरी तरीके से बिल लेकर आ गए। कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब भी नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। पूंजीपतियों को पूजने वाली इस पापी मोदी सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है। पाप का पर्याय बन चुकी बाहुबली भारतीय जनता पार्टी ने आज हर संसदीय प्रणाली को तार तार कर दिया। संसद के समय के बाद संसद की अनुमति लिए बगैर, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, आप किस प्रकार से संसद की कार्यवाही चला सकते थे या किसी कानून को पारित कर सकते थे। पूरे देश ने देखा, आपने संसद के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स लगाकर सांसदों को अपने अधिकार का इस्तेमाल ना करने देकर, वोट ना डलवाकर, डिवीजन ना करवाकर, आपके अपने जो मित्र दल हैं वो भी
कांग्रेस और किसान के साथ आ खड़े हुए थे, चाहे वो बीजू जनता दल हो, चाहे वो दूसरे मित्र दल हो। जब देखा कि अब बहुमत नहीं रहा तो फिर ध्वनि से, आवाज से, वॉइस वोट से जबरन ये कानून पारित करवा लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के संविधान का पहला संशोधन लेकर आए थे ताकि जमींदारी प्रथा हमेशा के लिए खत्म हो और किसान जमीन का मालिक बन जाए। आज के प्रधानमंत्री मोदी जी 3 काले कानून लेकर आए हैं ताकि किसान एक बार फिर से कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों की जमींदारी प्रथा का गुलाम बन जाए। दुर्भाग्य से राजनाथ सिंह जी और उनके मंत्री जिन्होंने अभी अभी पत्रकार वार्ता की, वो देश के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। दिल्ली फसादात को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ी तादाद में एफआईआर दर्ज की और सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अब इनमें से बड़ी तादाद में लोगों को नाकाफी सबूत होने की बिना पर जमानत मिल रही है। जमीयत उलेमा मौलाना महमूद मदनी ग्रुप के जरिए दिल्ली दंगों के केस में गिरफ्तार हुए और फिर जमानत पर छोटे लोगों को मीडिया से रूबरू कराया गया। इन लोगों में शामिल मुस्तफाबाद के मोहसिन को 11 अगस्त को सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देने के बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। असल में फसाद के बाद से जिस तरह के हालात बने हैं तो पुलिस ने अंधाधुंध केस दर्ज किए हैं, गलत सही जो आ गया और उसी को सबूत बना के पेश कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद कोई सबूत होता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत जारी है और अल्लाह के फजल करम से ज़मानतें भी हो रही हैं। सर मैं 11 अगस्त को शादी में जा रहा था, तो वो जब भी उसी टाइम पुलिस वाले आए और मुझे किसी बहाने से ले गए और थाने में मेरी वीडियो दिखाई गई। जिस वीडियो में मैं आ रहा हूँ वो वीडियो मुझे चलते में वीडियो है, वो प्रोटेस्ट में जाने की, और 15-20 मिनट बाद मेरी आने की वीडियो मुझे नहीं दिखाई गई और उसी बेस पे मुझे थाने ले गए और थाने ले जाने के बाद 12 अगस्त को मुझे जेल भेज दिया गया। मोहम्मद यूनुस को 10 जुलाई को कांस्टेबल रतन लाल के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। यूनुस का कहना है कि वो मुस्तफाबाद के प्रोटेस्ट में अपने भाई के साथ थे, इसलिए उन्हें 17 लोगों के साथ केस में शामिल कर लिया गया। अभी यूनुस जमानत पर हैं, जबकि खजूरी खास के गुलजार को 25 फरवरी के दिन साइकिल चोरी और सीसीटीवी कैमरे तोड़ने के इल्जाम में 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। बाद में लूटपाट और दंगे की एक और एफआईआर भी यूनुस के खिलाफ लगाई गई। किसी भी एफआईआर में यूनुस नामजद नहीं थे। अदालत ने सीसीटीवी कैमरे में शनाख्त पर तनाज़े को देखते हुए जमानत दे दी। जी मेरे को 10 तारीख को गिरफ्तार किया था, क्या नाम है, 10 मार्च को, और 11 तारीख को जेल भेज दिया था। तो रतन लाल का मर्डर मेरे ऊपर लगाया था। रीजन यही था, खाली हमारा प्रोटेस्ट में आना जाना था, उसी रीजन पर लगाया था। गुलजार के साथ 3 केस लगा दिए थे उस पर, तो तीनों केस में वो कर दिए, जमानत हो गई उसकी। जैसे जमानत पे से आया और आने के बाद में एक ही रात हुई थी, वो गुंडों ने मिलके फिर उसको दोबारा मार पीट के पूरे जेल भिजवा दिया। एक्चुअली 4 लोगों को एक साथ उठाया था एफआईआर नंबर 186/20 में। खजूरी खास की एफआईआर है ये। 4 लोगों को एक साथ उठाया गया और फिर उसके बाद में एक दूसरी और एफआईआर 222/2020 खजूरी खास में 4 लोगों को इन्वॉल्व कर दिया गया। इनके अगेंस्ट में सीसीटीवी फुटेज बताते हैं कि सीसीटीवी फुटेज हैं और कोर्ट में दिखाए भी उन लोगों ने, लेकिन जो गुलजार की फैमिली वाले या और जो अदर एक्यूज्ड हैं वो कहते हैं कि हम इसमें से नहीं हैं। कोर्ट ने इस बात को भी देखा और इसके अलावा उनका कस्टडी हो गई, बाकी कॉल डिटेल रिपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनकी जमानतें हुई हैं। दिल्ली दंगों की जांच में सीसीटीवी फुटेज और वीडियो की बुनियाद पर बड़ी तादाद में लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बेगुनाह लोग अब मुकदमों का सामना कर रहे हैं। अदालत से जमानत तो मिल रही है, लेकिन केस से बरी होने की लंबी लड़ाई बाकी है और जमीयत इस लड़ाई में इन लोगों की मदद कर रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश असेंबली का एक रोजा सेशन कल मुनक्किद होगा।
कोरोना कहर में कल होने वाले सेशन की तैयारियों का प्रोटेम स्पीकर के साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह जायजा लिया और तैयारियों पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। 230 रुकनी असेंबली में इस वक्त यूं तो 200 मेंबरान हैं और 28 सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात होना है, लेकिन कोरोना के चलते असेंबली में सिर्फ 57 मेंबरान असेंबली के ही बैठने का इंतजाम किया गया। बाकी मेंबरान असेंबली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए असेंबली सेशन में शिरकत करेंगे। असेंबली में शिरकत करने वाले 57 मेंबरान में से वज़ीर आला शिवराज सिंह के अलावा 16 वज़ीर और बीजेपी के 18 अराकीन के अलावा कांग्रेस से हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर के साथ 22 मेंबरान शिरकत करेंगे, जबकि एसपी, बीएसपी और आज़ाद उम्मीदवारों से एक एक शख्स का नाम शामिल किया गया है। असेंबली सेशन की तैयारियों को लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। एक दिवसीय सत्र आहूत की गया है। सर्वदलीय बैठक में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी की उपस्थिति में जो बैठक में नीतिगत तय हुआ था कि कोरोना के संक्रमण और महामारी को ध्यान में रखते हुए एक दिन का लघु सत्र और छोटा से कम समय का सत्र आयोजित किया गया जाए। इसमें दोनों दलों की सहमति से सदस्यों के नाम भी तय हुए थे कि वही सदस्य सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे। शेष सदस्य जो है अपने अपने जिला मुख्यालय में वहां पर जो है वीडियो और उस पर लगाया गया है, तो उनको ऑनलाइन कार्रवाई में सम्मिलित किया जा सकता है। इस संदर्भ में आज कांग्रेस विधायक दल के सचेतक वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री गोविंद सिंह जी के साथ विधानसभा सभागृह का पूरे का राउंड लिया गया, जहां कल की बैठक के व्यवस्था के बारे में सारी चर्चा की गई और पूछा भी गया कि कहीं कोई इसमें कमी बेसी हो तो आप बताइए, सुझाव दीजिए, उसमें कोई करना आवश्यक होगा वो करेंगे। उन्हें व्यवस्था से संतुष्टि व्यक्त की और आज इस संदर्भ में कल की बैठक की सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। हम सबको कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए नैतिक जवाबदारी के साथ सदन की कार्रवाई पूर्ण करना है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। आपके बाद घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये सोच के मत घबराओ। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. जेल में बंद अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इलाहाबाद में वाक़ उनके इंतखाबी दफ्तर पर आज इंतज़ामिया का बुलडोज़र चला। इंतज़ामिया का कहना है कि नक्शे के मुताबिक तामीर नहीं हुई थी इमारत, जबकि अतीक अहमद के वकील का कहना है कि नक्शे के मुताबिक तामीर का काम अंजाम दिया गया है। अगर कुछ गलत था तो कम अज़ कम नोटिस देना चाहिए था। आपको बता दें कि ये अतीक अहमद की 11वीं जायदाद है जिस पर बुलडोज़र चला है। ये बिल्कुल इलीगल कार्रवाई हो रही है। ये ऑफिस पूरा हमारा मैप से स्वीकृत होकर बना हुआ था। इसके पहले और इसको पहले गैंगस्टर के तहत कुर्क किया गया, उसके बाद कुर्क करने के बाद आज ये गिराया जा रहा है बिना किसी पूर्व सूचना के। ये लगभग 1500 वर्ग गज में निर्माण है। पूर्व सांसद श्री अतीक अहमद का कार्यालय है। इसमें स्वीकृत मानचित्र से विचलन करके निर्माण कार्य कराया गया था, तो इसका वो अंश जो सैंक्शन मैप से डिविएट करके कंस्ट्रक्ट किया गया वो डिमोलिश किया जाएगा। उस अंश को ध्वस्त किया जाएगा जो स्वीकृत मानचित्र से विचलन करके निर्माण किया गया है। पूर्व सांसद बाहुबली का ये चुनावी कार्यालय है। आज इस पर बुलडोजर चल रहा है। अभी तक जो है 300 करोड़ से के ज़्यादा संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। जितने अतीक के करीबी थे और इनके रिश्तेदार थे उनके मकानों पर जो है बुलडोजर चल चुका है। लेकिन आज ये चुनावी कार्यालय है। बसपा के शासनकाल में एक बार इस पर बुलडोजर चल चुका था। हालांकि रस्सू का इस्तेमाल करके अतीक ने इसे दोबारा निर्माण कराया था और
पीडीए का कहना है कि नक्शे के विपरीत इस भवन का निर्माण कराया गया था, इस वजह से इसके कुछ हिस्से को जो है आज तोड़ने की कार्रवाई जारी है। ये तीन मंजिला आलीशान इमारत जो है अपने आप में बहुत खूबसूरत थी और यहीं से जो है अतीक हमें अपने चुनावी गतिविधियों को अंजाम देते थे और इसके जो अवैध निर्माण के हिस्से हैं उसी हिस्से को तोड़ा जा रहा है और बाकी हिस्से को जो है वैसे यथास्थिति में छोड़ दिया जाएगा। ज्योतिराव फुले, न्यूज़ 18, प्रयागराज। लालू प्रसाद यादव बिहार की सियासत का एक ऐसा चेहरा है जिनके इर्द गिर्द बिहार की 3 दहाइयों की सियासत घूमती नजर आ रही है, लेकिन इस बार बिहार इंतखाबात बिना लालू प्रसाद के चेहरे के लड़ा जा रहा है। जी हां, आरजेडी ने जो पोस्टर और बैनर और होर्डिंग इस्तेमाल किया है उसमें लालू का चेहरा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। यानी इस बार बिहार में आरजेडी तेजस्वी के चेहरे पर इंतखाब लड़ने जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लालू का जो अंदाजे बयां था और अपना एक वोट बैंक था, तेजस्वी क्या इसको समेट पाएंगे? महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए रियासत के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी के उन्वान से एक खुसूसी सर्वे मुहिम पूरी रियासत में शुरू की है। हर देहात, हर तालुका, हर शहर और ज़िले में यह सर्वे किया जा रहा है। मालेगांव शहर में रियासती वजीर ज़राअत दादा भुसेरे और शहर के मेयर ताहिरा शेख रशीद ने एक मीटिंग ली। ये लेकर ऐलान किया कि बरोज़ पीर से ये मुहिम पूरे शहर में शुरू की जाएगी। कोरोना संकट की महामारी पूरी दुनिया के ऊपर पिछले 6 महीने से छाई है। उसका मुकाबला करने हेतु मेरा कुटुंब मेरी जिम्मेदारी ये मुहिम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय उद्धव जी ठाकरे साहब के संकल्पना से संपन्न होने जा रही है। मैं सभी आवाम को विनती आह्वान करूंगा, इस मुहिम में सभी पक्ष, सभी जाति धर्म के लोग और सभी आवाम को शामिल होने की मैं विनती करता हूं। इसमें आरोग्य कर्मचारी से लेकर दूसरे ही डिपार्टमेंट के कर्मचारी की टीम तैयार की जाएंगी। ये टीम घर घर में जाकर अपने घर में कोई पेशेंट है क्या, उसको कुछ तकलीफ हो रही है, जैसे खांसी आ रही है, टेम्परेचर है, इसकी मालूमात लेंगे और उसके साथ में उस पेशेंट को दूसरी भी कोई बीमारी है क्या, जैसे कैंसर होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, डायबिटीज होगा, इसका भी नोटिंग किया जाएगा। भोपाल की तारीखी इमारतों की खस्ताहाली को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश जमीयत उलमा की तहरीक जारी है। इकबाल मैदान की तज़ीनकारी का काम शुरू करने के साथ जमीयत उलमा के अराकीन ने मुमताज़ आलिम-ए-दीन व भोपाल की तीसरी खातून फरमारवा नवाब शाहजहां बेगम के खावंद नवाब सिद्दीक हसन खान के मकबरे की तज़ीनकारी पर काम शुरू कर दिया है। नवाब सिद्दीक हसन खान का मकबरा भोपाल टाकिस चौराहे पर मौजूद है, लेकिन अदम तवज्जुही के सबब खस्ताहाली का शिकार हो चुका है। जमीयत उलमा के अराकीन ने पहले मकबरा कैंपस की सफाई की, इसके बाद संगमरमर से उसकी उसी तरह तज़ीनकारी शुरू की जो उसकी तारीख का हिस्सा रहा। वज़ीर के नवाब सिद्दीक हसन खान ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 280 किताबें लिखी थीं। इनकी तसनीफ़ करदा किताबें आज भी जामिया अज़हर के निसाब का हिस्सा बताई जाती हैं। विरासत हैं, उनको संवारने का, सजाने का काम किया जाना चाहिए। लेकिन हम मुसलसल ये देखते चले आ रहे हैं कि बजाय सजाने के, संवारने के, चीज़ों को बर्बाद किया जा रहा है। कई दरवाजे भोपाल के जो थे, इमारतें थीं, उनको सरकार ने जेसीबी लगा के तोड़ तक दिया है और सजाने संवारने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। लेकिन अभी हमने ये मुहिम चलाई है कि हम अवामी ताउन से जो है इन कामों को जमीयत उलमा मध्य प्रदेश खुद कर रही है और ये पैगाम देना चाह रही है कि अगर जो प्रशासन है और जो इसके ज़िम्मेदार हैं, अगर वो आगे नहीं आएंगे तो हम अवामी मुहिम चलाएंगे इस काम के लिए। और इसी सिलसिले में हमने इसी कड़ी में पहले इकबाल मैदान का जो पत्थर उखाड़ के ले गए थे उसको हमने यहाँ पे लगाया है और आज हमने जो है नवाब सिद्दीक हसन साहब का जो मकबरा है उसके दरवाजे को तोड़ दिया गया था, फोड़ दिया गया था, बहुत बुरी तरह से, अभी भी हालत खस्ता हाली में है वो। हमने लेकिन आज उसको यहाँ पे अवामी ताउन से लगाया है और आगे भी जमीयत उलमा मध्य प्रदेश जो है मुसलसल ये काम करती रहेगी। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।